नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना सभी कार्य बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि पिछली कक्षा में हमने सीखा था, इसी पाठ का यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य का फर्स्ट पार्ट हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था। तब हमने जाना था कि अपवर्त्य क्या होते हैं, समापवर्त्य क्या होते हैं, उसके बाद लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना। तो अब हम आज सीखेंगे महत्तम समापवर्त्य के बारे में। तो चलिए अब हम अपनी आज की कक्षा शुरू करते हैं। देखिए, मैं आज की कक्षा शुरू करने से पहले चाहती हूँ कि आपको कुछ तरीके बताऊं कि हम किस तरीके से चीजों को अलग अलग बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो चलिए हम मानकर चलते हैं कि मेरे पास 12 गोलियां हैं। तो देखते हैं कि मैं उन 12 गोलियों को कितने तरीकों में बांट सकती हूँ। तो देखिए, जैसा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पहला तरीका। यहाँ पर क्या है, जैसा आप मेरे हाथ में भी देख पा रहे हैं, क्या है, एक पंक्ति जिसमें कितनी गोलियां हैं, 12 गोलियां। तो ये मेरा पहला तरीका हुआ। और अगर मैं कहूं कि मुझे इसको लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, पंक्ति में कितनी संख्या है पंक्तियों की, 1, और गोलियों की कुल संख्या 12 गुणा 1 अर्थात 12। जो मेरा दूसरा तरीका होगा वो होगा क्या कि इस बार मैं कितनी पंक्तियां रखूंगी, 2 पंक्तियां। बिल्कुल ठीक इस तरह। देखिए, आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं कितनी पंक्तियां हैं, यहाँ पर 2 पंक्तियां, ठीक है। और प्रत्येक पंक्ति में कितनी गोलियां हैं, देखिए 6 गोलियां हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको किस प्रकार लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, और प्रत्येक पंक्ति में गोलियां हैं 6। तो गोलियों की कुल संख्या कितनी होगी, 6 गुणा 2 बराबर 12। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे तरीके पर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए पहले एक पंक्ति ली, फिर 2 ली, तो इस बार हम 3 पंक्तियां लेकर देखते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो मेरे आप हाथ में भी देख पा रहे हैं, कितनी पंक्तियां हैं, देखिए 1, 2, 3 पंक्तियां हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं तो मैं किस प्रकार लिखूंगी, देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है इस बार, 3, और प्रत्येक पंक्ति में 4 गोलियां हैं। तो कुल जो गोलियों की संख्या होगी वो होगी 4 गुणा 3 अर्थात 12। अब अगला तरीका, अब कितनी पंक्तियां लेंगे, 4 पंक्तियां। तो देखिए, जैसे ही मैं 4 पंक्तियां लेती हूं तो बिल्कुल ठीक इस तरीके से जैसे कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, इस बार कितनी पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां। देखिए 1, 2, 3 और 4 पंक्तियां मैंने ली। और प्रत्येक पंक्ति में कितनी गोलियां हैं, 3 गोलियां हैं। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, हम लिख देंगे पंक्तियों की संख्या 4, प्रत्येक पंक्ति में 3 गोलियां। तो टोटल गोलियों की संख्या होगी 3 गुणा 4 अर्थात 12। अच्छा बच्चों, हमने क्या किया, पहले एक पंक्ति ली, 2 ली, 3 ली, 4 ली। अब आगे बढ़ के देखते हैं अगर मैं 5 पंक्तियां लूं तो क्या होगा। देखिए, जैसे ही मैं 5 पंक्तियां यहाँ पर ले रही हूं तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस बार क्या हुआ, प्रत्येक पंक्ति में गोलियों की संख्या समान नहीं है, किसी में ज्यादा किसी में कम। पहली 2 में 3, बाकी में 2। तो क्या ये हमारा तरीका सही है, क्योंकि हमारी कंडीशन सबसे पहले क्या थी कि प्रत्येक पंक्ति में गोलियों की संख्या बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो वो यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि पंक्तियों की संख्या तो 5 है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में गोलियों की संख्या समान नहीं है। तो ये हमारा तरीका गलत होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा इसके आगे वाला इनको बांटने का तरीका है वो कुछ इस तरह से है, आप मेरे हाथ में भी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ठीक इस तरीके से। तो इस बार कितनी पंक्तियां हैं, 6 पंक्तियां, और प्रत्येक पंक्ति में गोलियों की संख्या 2 है। तो हम इसको लिख देंगे कि पंक्तियों की संख्या 6 और प्रत्येक पंक्ति में 2 गोलियां। तो टोटल गोलियों की संख्या हुई 2 गुणा 6 बराबर 12। अब हमारा लास्ट तरीका बचता है। तो इस बार क्या किया है मैंने, इस बार मैंने कितनी पंक्तियां की हैं, यहाँ पर देखो मेरे हाथ में भी आप लोग देख पा रहे हैं 12। अच्छा, बीच के क्यों छोड़ दिए,
ठीक इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर ये 5वां तरीका किया था जो कि सही नहीं था, तो बीच के भी हमारे जो इसके बाद वाले हैं 6 पंक्तियों के आगे वाले, वो हमारे बराबर बराबर नहीं बांट पा रहे। तो एक हमारा आखिरी तरीका बचता है जिसमें हमने क्या किया है, पंक्तियों की संख्या कितनी की, 12, और प्रत्येक पंक्ति में एक गोली रखी। तो इस बार हमारे पास हम इसको किस तरीके से लिखेंगे कि पंक्तियों की संख्या हो गई 12, प्रत्येक पंक्ति में एक गोली, तो गोलियों की कुल संख्या हुई 1 गुणा 12 अर्थात 12। तो देखिए हमने जो अभी बांटा था, 12 गोलियों को जो हमने अभी बांटा था, उनको हमने किस किस तरीके से विभाजित किया है, कौन कौन से तरीके अपनाए थे, वो ये थे। पहला था 1 गुणा 12, दूसरा 2 गुणा 6, तीसरा 3 गुणा 4, चौथा 4 गुणा 3, और पांचवा 6 गुणा 2, और छठा था 12 गुणा 1। ये हमारे तरीके थे और हमने कुल 6 प्रकार से इन 12 गोलियों को बांटा था। तो देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 12 के अपवर्तक क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो ये जितने तरीके हमने अभी यहाँ पर अपनाए, जितने तरीकों से हमने उन संख्याओं को बांटा, ये सब हमारे क्या होते हैं, अपवर्तक कहलाते हैं। ये हमने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था और आप इसको भलीभांति जानते हैं। तो कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है ना? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने अपवर्तक निकालना जाना, तो मैं चाहती हूं कि अब हम अपवर्तक के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानें कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें अपवर्तकों में दिखाई देती हैं। तो देखिए मैंने एक पहली संख्या ली 3, और इस 3 के कौन कौन से अपवर्तक हैं, 1 और 3। फिर ली 6, इसमें लिया 1, 2, 3, 6, ये इसके अपवर्तक हो गए। फिर 14, और इसके अपवर्तक मुझे मिले 1, 2, 7 और 14। तो मेरा जो पहला इसका महत्वपूर्ण तथ्य है जो बहुत ही मजेदार है, वो क्या है कि देखिए 1 प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। हम कोई भी संख्या ले लें, प्रत्येक संख्या में एक अपवर्तक अवश्य होता है। दूसरा है प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक भी होती है। अब इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए 3 है तो 3 का अपवर्तक 3 भी है, 6 का अपवर्तक 6 भी है, और 14 का अपवर्तक 14 भी है। तो हमारा ये तथ्य भी हमने सिद्ध किया कि हम सही कह रहे हैं। इसके बाद तीसरा है कि किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। जी हाँ, आप इसमें से कोई भी एक अपवर्तक उठा के देखिए और देखिए क्या वो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। आप करके देखिएगा। जैसे 2 ले ले अगर हम, तो 2 तिया 6, पूरा उसको वो काट देगा। तो ये भी बात हमारी बिल्कुल ठीक हुई। किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है, ये हमारा चौथा है। तो वो कैसे, देखिए 3 है तो 3 के कितने अपवर्तक यहाँ पर हुए, 2, 6 के 4, 1, 2, 3, 6, और 14 के 1, 2, 7 और 14। तो अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है और किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। ये कैसे, हम कोई भी संख्या ले लें, जैसे 3 ही लिया, तो देखिए 3 का जो अपवर्तक है या तो उससे छोटा है या उसके बराबर है, उससे बड़ा नहीं है। ठीक इसी तरीके से 6 लिया तो 6 का भी या तो उससे छोटा है या उसके बराबर है। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर अब हम आए हैं संपूर्ण संख्याओं पर। तो आइए अब हम कुछ संपूर्ण संख्याओं के अपवर्तकों पर विचार करते हैं। देखिए 6 के जो अपवर्तक हैं वो क्या क्या हमें मिल रहे हैं, 1, 2, 3 और 6। 6 के ये सभी अपवर्तक हैं और अगर मैं इनका योगफल करूं, यानी कि 1, 2, 3, 6, इन सबको आपस में जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 12। तो देखिए 12 6 का 2 गुना है। ध्यान दीजिए 12 6 का 2 गुना है। ठीक इसी तरीके से एक और संख्या हम लेते हैं यहाँ पर। देखिए अब मैंने 28 लिया और 28 के जो अपवर्तक मुझे मिले वो मिले हैं 1, 2, 4, 7, 14 और 28। तो अब हम इसको, इनके भी सारे अपवर्तकों को जोड़कर देखते हैं। तो जैसे में ही मैं इनको जोड़ रही हूं, आप देखिए तो ये भी क्या है, दुगना आ रहा है, और वो दुगना कितना है, 56। तो 28 का यहां भी
दुगना हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, यहां भी दुगना हुआ, यहां भी दुगना हुआ, तो 6 और 28 संपूर्ण संख्याएं हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके अपवर्तकों को जोड़ने के बाद उनका योगफल जो है दुगना आए, तो वो संख्याएं क्या होती हैं, वो संपूर्ण संख्याएं होती हैं। वह यही यहां भी है कि वो संख्याएं संपूर्ण संख्याएं होती हैं। चलिए अब हम अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखिए, पहले मैंने एक संख्या ली 1, इसका अपवर्तक 1 और अपवर्तकों की संख्या भी यहां पर 1 ही है। इसके बाद संख्या 2, तो यहां पर अपवर्तकों की संख्या कितनी आई, 2, एक तो 1 और एक 2, तो अपवर्तकों की संख्या हो गई 2। इसके बाद 3 लिया, तो 3 में 1 और 3, अपवर्तकों की संख्या 2 हुई। फिर 4 लिया, तो 4 में अपवर्तकों की संख्या 1, 2, 4, तो कितनी हुई टोटल, 3 हो गई। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई हैं, तो ये कितनी हो गई संख्या, 3 हो गई है। इसके बाद 5 लिया, तो 5 में 1 और 5 यानी कि 2 हमें संख्याएं मिली हैं, और 6 में भी इसी प्रकार हमें 4 मिली हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर किसी में 1 है, किसी में 2 आए हैं और किसी में 2 से ज्यादा आए हैं। तो जिस संख्या में अपवर्तकों की संख्या केवल 1 है, सबसे पहले तो ये बात कि जिसमें अपवर्तकों की संख्या केवल 1 है, तो ना तो वो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब बात हम ये करते हैं कि जिसमें अपवर्तकों की संख्या 2 है या 2 से ज्यादा, तो वो क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन संख्याओं के केवल 2 ही अपवर्तक होते हैं, जिसमें अभी हमने पीछे देखा केवल 2 ही अपवर्तक आ रहे थे, एक तो 1 और दूसरा स्वयं वही संख्या, तो वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। वो संख्या क्या कहलाती है बच्चों, अभाज्य संख्या। और ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक थे, जैसे 3 भी आए थे, 4 भी आए थे, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी भाज्य संख्याएं। जैसे देखिए 12 है, तो 12 के हमारे 2 से ज्यादा अपवर्तक हैं, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या। ठीक इसी तरीके से जैसे 2 है, इसके अपवर्तकों की संख्या कितनी है, 2, 5 के 2, 7 के 2, तो ये हमारी क्या होगी, ये होगी अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं को हम ऋण संख्याएं भी कहते हैं और भाज्य संख्याओं को हम यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान से इसको पढ़िएगा और इससे संबंधित बाकी प्रश्न भी हल कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने जाना था अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अब हम जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो देखिए, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे 15 है, तो 15 का हमें क्या गुणनखंड इसके प्राप्त हो रहे हैं, 3 और 5, और दोनों ही कैसे हैं, कैसे हैं दोनों ही अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। अब इसके बाद में सह अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, जब 2 संख्याओं का उभयनिष्ठ अपवर्तक यानी कि कॉमन अपवर्तक, जब 2 संख्याओं का उभयनिष्ठ अपवर्तक केवल 1 होता है, तो वो संख्या सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 9 के अगर मैं अपवर्तक निकालूं तो मुझे क्या मिल रहे हैं, 1, 3 और 9, और 16 के अगर मैं निकालूं तो मुझे मिल रहे हैं 1, 2, 4, 8 और 16। अब दोनों के अपवर्तक जरा ध्यान से देखिए, तो यहां पर आपको इन दोनों के अपवर्तकों में कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन मिल रही है। जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है, 9 के अपवर्तकों में भी है और 16 के अपवर्तकों में भी है। तो ये संख्याएं हमारी क्या हो गई, सह अभाज्य संख्याएं। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में गुणनखंड वृक्ष निकालना सीखा था। जब हमने लघुत्तम समापवर्त्य पढ़ा था तब भी हमने ये सीखा था, तो आज भी हम इसको एक बार और करके देखते हैं। तो देखिए, मैं चाहती हूं कि मैं 16 का गुणनखंड वृक्ष बनाऊं, तो कैसे बनाएंगे, हम पहले 16 के
16 को अपवर्तकों में तोड़ लेंगे, यानी कि 2 टुकड़े उसके करेंगे। तो पहला होगा क्या, 2 अट्ठे 16, 1 2 और 1 8। अब 8 को भी हम आगे इसी तरीके से कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 चौक 8। तो देखिए 1 आ जाएगा 2 और 1 आएगा 4। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मुझे 4 को भी करना है, तो देखिए यहां पर भी 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 2 4 होता है। तो जो मुझे मिला है यहाँ पर 16 का गुणनखंड वृक्ष, उसके मिले हैं मुझे 16 के टुकड़े, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इस तरीके से हम गुणनखंड वृक्ष बना सकते हैं। हमने इतनी बहुत सारी चीजें जान ली हैं यहाँ तक। तो अब हम जानेंगे समापवर्तक के बारे में कि समापवर्तक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक संख्या लिखी 48 और उसके सामने उसके अपवर्तक लिख दिए, जो क्या क्या है, 1 2 3 4 6 8 12 14 24 और 48, 16 24 और 48। और ठीक इसी तरीके से 64 के अपवर्तक क्या क्या है, 1 2 4 8 16 32 और 64। 72 के अपवर्तक हैं 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। अब हम क्या करेंगे, समापवर्तक हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो तीनों में क्या होगी, कॉमन होगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है, बिल्कुल ठीक आप समझ रहे हैं। देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 जो तीनों के अपवर्तकों में शामिल है। अब दूसरा ढूंढते हैं, तो दूसरा क्या है, 2, वो भी तीनों के अपवर्तकों में शामिल है। इसके बाद 4 और इसके बाद 8। तो देखिए ये हमारे क्या हो गए, समापवर्तक। तो अगर मैं कहूं कि मुझे इन तीनों के समापवर्तक लिखने हैं, तो देखिए क्या क्या मिले मुझे, 1 2 4 और 8 ये मिले हैं। ठीक है, अब महत्तम समापवर्तक मुझे ज्ञात करना है। देखिए नाम से इसके ही मुझे पता चल रहा है, महत्तम यानी कि बड़ा, बड़े से बड़ा। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ा गुणनखंड होता है जो सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, यानी कि सबसे बड़ा, और वो उभयनिष्ठ गुणनखंड भी हो। यानी कि इन सब में जो कॉमन है, जो हमने समापवर्तक निकाले थे, उसमें जो सबसे बड़ा समापवर्तक होगा वही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। तो वो क्या होगा, 8। 8 ही तो सबसे बड़ा है ना, हाँ बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जाना है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो देखिए गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर मैंने ये 2 संख्याएं ली हैं और दोनों का मुझे क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो देखिए पहले मैंने 180 को उसके अपवर्तकों में तोड़ा, सभी लिख लिए। फिर 192 को किया, उसके भी मैंने सभी लिख लिए। अभाज्य गुणनखंड किए और मैंने उनको इस तरीके से लिख लिया। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि दोनों के गुणनखंडों में कुल 2 बार आया है, यानी कि 1 और 2, बाकी कोई कॉमन नहीं है, 3 को छोड़ के 3 भी आया है। देखिए तो जो चीजें कॉमन होती हैं उनको हम एक जगह पर लिख लेते हैं और उनके आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए वही हमने यहां पर किया। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो कितना आया, 12। तो यहां पर महत्तम समापवर्तक कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। ये है गुणनखंड विधि, इसी तरीके से आप करेंगे। अगला है भाग विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो अगर 2 संख्याएं आपको दी हों तो बड़ी संख्या आप लिखिए, छोटी संख्या से भाग कीजिए। तो जैसे ही हम इसको भाग कर रहे हैं, तो देखिए 306 से हम 630 को भाग कर रहे हैं। तो दोना हमने चलाया, 306 दूनी 612। जैसे ही हम इसको यहां पर घटाएंगे तो हमें 18 मिल रहा है। तो ये जो संख्या हमें मिलती है, इससे फिर हम उस संख्या को भाग करेंगे जिससे अभी हमने पहले किया था, यानी कि 306 को। तो हमने यहां पर 306 लिख दिया। तो 18 एकन 18, देखिए हमने इसको घटाया है तो हमें यहां पर 12 मिला और 6 हमने नीचे उतारा, तो 126 हुआ। 18 से फिर हमने इसको भाग दिया तो 7 चला और 126 आया। तो यहां पर शेषफल जो है हमारा हमें 0 प्राप्त हो गया है। तो जब भी आपको शेषफल 0 मिल जाए तो समझ लीजिए आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। और यहां पर ये जो होता है जिससे आपको शेषफल 0 मिला, यानी कि 18, वही हमारा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है।
सबसे पहले हम यहाँ पर बड़ी संख्या 630 में छोटी संख्या 306 से भाग देंगे। उसके बाद शेषफल 18 से पुनः प्रथम भाजक 306 में भाग देंगे। शेषफल 0 आने पर अंतिम भाजक 18 ही आपका अभिष्ट महत्तम समापवर्तक होगा। इसी तरीके से आप बाकी प्रश्न भी हल करेंगे। हाँ बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें 2 से ज्यादा संख्याएं दे दी जाएं तो हम किस तरीके से अपने जो है महत्तम समापवर्तक को प्राप्त करेंगे। तो अगर हमको 2 से ज्यादा संख्याएं दे दी जाती हैं, जैसा कि इस प्रश्न में है, हमें 3 संख्याएं मिल गई हैं, तो हम इसको किस तरीके से हल करेंगे। तो देखिए, पहली 2 संख्याएं हम लेंगे और जैसे यहां पर हमने 671 और 781 को ले लिया है, तो 781 को हम 671 से भाग कर देंगे। तो देखिए, हमने 671 को एक बार यहाँ पे भाग किया तो हमें मिला है 671, और इसमें से जब हम इसको घटा रहे हैं तो हमें 110 प्राप्त हो रहा है। जैसे ही हमें ये प्राप्त हुआ तो अब हम क्या करेंगे, इससे उस संख्या को भाग देंगे जो यहाँ पर हमने शुरू में ली थी, अर्थात 671। तो अब हम 671 को भाग देंगे। तो देखिए, यहां पर अगर मैं इसको 6 चला दूं, यानी कि 110 में 6 की गुणा करूं, तो मुझे मिल रहा है 660। और जब हम 660 को 671 में से घटाएंगे तो मुझे क्या संख्या प्राप्त होगी बच्चों, 11। ये मैं जल्दी से इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप लोगों को भाग बहुत अच्छे से आता है और आप इसको करेंगे और समझेंगे। तो देखिए, 11 मुझे यहां पर प्राप्त हुआ। तो 11 से अब हम किसको भाग देंगे, 110 को। ठीक है, तो 11 एकन 11, यहां पर हमने इसको इसमें से माइनस किया तो 0 मिला है, यहां पर 0 बचा तो हमने एक 0 यहां पर रख दिया। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर हमने क्या किया, पहले 2 संख्याएं ली, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया, फिर जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ उससे उस संख्या को भाग दिया जिससे हमने पहली संख्या को भाग दिया था, फिर हमें जो शेषफल मिला उससे हमने उस संख्या को भाग दिया जब हमने दूसरी संख्या से जिसको भाग दिया था। इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हमने पूरी की। अब यहां पर हमें क्या मिल जा रहा है, 11। तो अब हम क्या करेंगे, इस 11 को लेंगे क्योंकि यहां पर शेषफल अब 0 हो चुका है। तो यहां पर अब हम तीसरी संख्या उठाएंगे, वो क्या है, 1441 है ना, यानी कि 1441। तो 11 से जैसे ही हम इसको भाग दे रहे हैं तो देखिए 1 चलाएंगे तो यहाँ पर 11 हुआ, और इसमें से घटाया तो हमें मिल रहा है 3, 4 हमने नीचे उतारा तो 11 तिया 33, यहाँ पर फिर हमको 1 मिला, फिर हमने 1 चलाया तो यहाँ पर शेषफल हुआ 0। तो तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या हुआ, 11। ठीक है, चलिए अब 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में क्या संबंध होता है, ये आपके सामने कुछ सूत्र हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे कि 2 संख्याओं की अगर स्थिति है तो महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, और 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल और उनका महत्तम समापवर्तक। आइए एक समस्या को हल कर लेते हैं। क्या है, 30 डेसीमीटर लंबे और 25 डेसीमीटर चौड़े कमरे में वर्गाकार पत्थर लगाने हैं जिससे कमरे का फर्श पूरा ढक जाए। इन पत्थरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जबकि कोई भी पत्थर तोड़ा या काटा नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने 30 के फैक्टर किए और फिर 25 के किए। जब हमने इनका महत्तम समापवर्तक निकाला तो हमें 5 मिला। तो वर्गाकार पत्थर की जो भुजा होगी वो 5 डेसीमीटर होगी, यानी कि हम जितने भी पत्थर के टुकड़े लगाएंगे वो उनकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी, 5 डेसीमीटर की। अब हम जानते हैं कि कमरे के फर्श को पूरा ढकने पर, लगाए जाने पर वहां पत्थरों का जो सम्मिलित क्षेत्रफल है वो फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा। भाई उतने ही तो पत्थर लगेंगे जितना हमारा फर्श होगा, तो जो फर्श का क्षेत्रफल होगा उतने ही हमें पत्थर भी लगाने पड़ेंगे। तो फर्श का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, उसके लिए लंबाई और चौड़ाई की हमें जरूरत पड़ेगी। तो लंबाई यहाँ पर 30 डेसीमीटर और चौड़ाई हमें 25 डेसीमीटर दी गई है। तो जैसे ही हमने इसको रख दिया, अब फर्श का क्षेत्रफल हमारा हुआ क्या, इतना, यानी कि 30 डेसीमीटर गुणा 25 डेसीमीटर। अब वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, तो वो कितना है, 5 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर, क्योंकि वर्गाकार में तो लंबाई और चौड़ाई एक ही जैसी होती है ना, बिल्कुल। अभी हमने
पिछली स्लाइड में क्या देखा था, फॉर्मूले देखे थे, तो उन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चौकोर पत्थर की न्यूनतम संख्या क्या होगी बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फर्श का जो क्षेत्रफल था उसको वर्गाकार पत्थर के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे इस तरीके से। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया, तो मुझे क्या संख्या प्राप्त हुई है अगर मैं इसको काटूं, तो देखिए 5, 6, तो यहाँ पर मुझे 6 गुणा 5 अर्थात क्या मिला, 30। तो यही हमारा आंसर होगा। अब हमारी आज की कक्षा से निष्कर्ष क्या निकला है, देखिए किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। हमने 2 एग्जाम्पल करके भी देखे थे। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ा गुणनखंड होता है जो सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ये हमारा आज का निष्कर्ष था। हमने आज की कक्षा में क्या सीखा, दी गई संख्याओं के अपवर्तक ज्ञात करना, भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से ज्ञात करना और दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक भाग विधि से ज्ञात करना। 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में संबंध निकालना, हमने ये भी फॉर्मूले आपके बीच में रखे थे। बच्चों ये आपके सामने कुछ गृह कार्य हैं, इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि केवल इतने से सब कुछ नहीं आएगा, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप इसको बार बार देखें और इससे संबंधित सभी प्रश्न आप अपने घर पे बैठ के करें और जहां भी आपको कुछ समस्या आए अपने अध्यापक से बात करें। तब तक अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।